जी फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे मतीन और वकास। क्वेश्चन नंबर 13 है आई कैप के टैक्सेशन के फाइनल पेपर सी फैप की प्रैक्टिस किट में हमने क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन एनालिसिस किया। हमने देखा कि मतीन और वकास पेस्टिसाइड्स का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि हम पार्टनरशिप के तौर पर अगर आप रजिस्टर करें तो पहले साल का जो प्रॉफिट हमें मिलेगा, हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो जो है उस पर हमें एज ए पार्टनरशिप और एज पार्टनर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा या एज कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर के तौर पे देना पड़ेगा। तो अब हम आंसर का एनालिसिस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आप रियल लाइफ में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं, आपने अपने काम को डबल चेक भी करना है और अपने सीनियर्स और अपने पेयर्स से रिव्यू भी करवाना है। तो अभी जो आंसर है वो इस स्ट्रक्चर में होगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम मतीन और वकास को एडवाइस देंगे। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो है आपको प्रैक्टिस किट में जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो नज़र आ रहा है और उसके बारे में कुछ कमेंट्स हैं। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पेज नंबर 200 है। और फिर कंपनी के तौर पे जो है वो कितना टैक्स बनेगा वो सारा आ रहा है। और फिर इसके बाद जो है ना कंक्लूजन है कि आंसर का। ठीक है जी। तो हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि जो आंसर हम दे रहे हैं उसकी लॉजिक क्या है, वो किस सेक्शन पे बेस्ड है, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो क्वेश्चन में आपने डेटा पॉइंट्स देख लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मतीन एंड वकास। और बेसिकली सबसे पहले हम उनको एडवाइस दे रहे हैं कि एओपी के तौर पर रजिस्टर्ड हो और पाकिस्तान में होंगे तो रेजिडेंट हैं, तो ये एडवाइस उनको जा रही है। तो पार्टनरशिप में कितना टैक्स पे करना होगा उसके लिए हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन जो सवाल में दिया हुआ था 10,95,000 वहाँ से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे एक्सेल शीट में कि जो एक्सेल शीट है इसमें हम इस सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। जो आंसर हम दे रहे हैं वो है। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन हमने क्यों लिया है, सेल्स की फिगर क्यों नहीं ली, वगैरह वगैरह ना। तो इसको बेसिकली डिस्कस करते हैं कि क्या पॉइंट है। तो ये तो क्लियर है कि सेक्शन 18 में ये जो हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसके तहत चार्ज करेंगे। और वो चूंकि नॉर्मल टैक्सेशन में आता है और सवाल में भी ये बात आपसे कही गई थी कि एनटीआर के तहत आपने कैलकुलेट करना है, तो आप सेल्स से शुरू कर सकते हो। और वो सारी सेल्स में से जो फिगर्स थी, यानी कि जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, उसके अलावा सैलरीज थी, उसके अलावा डेप्रिसिएशन थी, वो सब माइनस हुई थी। तो आप सेल्स की फिगर लेके उनको उन फिगर्स को एडजस्ट करके माइनस कर सकते हो। लेकिन चूंकि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है तो यहाँ पर हम जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन की फिगर ले रहे हैं, जिसमें से सारे एक्सपेंसेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस हो चुके हैं। अब हमने टैक्स लॉ में जो मुख्तलिफ रूल्स हैं, सेक्शन 18 में, सेक्शन 21 में, सेक्शन 20 में, इन सब के तहत हमने देखना है कि कौन सी चीज़ें हमने प्रॉफिट में ऐड बैक करनी है, यानी ऐसी चीज़ें जो हमें टैक्स लॉ में एज एन एक्सपेंस या डिडक्शन अलाउड नहीं है वो ऐड बैक हो जाएंगी। और ऐसी चीज़ें जो टैक्स लॉ आपको अलाउ कर रहा है तो वो आप माइनस कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट बेस फिगर जो है ना वो अकाउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस है, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल जिसको आप कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ क्वेश्चन आंसर में आपने पार्टनरशिप के तहत जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन की जो फिगर उठाई वो आपने क्वेश्चन से उठा दी। और इसकी लॉजिक ये थी कि आप जो हो इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करोगे, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए भी इनडायरेक्ट मेथड के तहत आप करते हो। लेक्चर 7 जिसका ये प्रैक्टिकल सवाल है, लेक्चर 7 में हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और इनकम फ्रॉम बिजनेस में जब हम कर रहे थे तो जो एक्सेल शीट में फार्मूला या पूरी स्टेप बाय स्टेप फार्मूला आपको दिया था, तो आपको मैंने बताया था आप अकाउंटिंग प्रॉफिट से भी स्टार्ट कर सकते हो और ग्रॉस सेल से भी स्टार्ट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि फिर आपकी क्या क्या माइनस करना है। तो एग्ज़ाम की में टाइम की कमी की वजह से भी और वैसे भी अगर आपके पास एक शॉर्ट तरीका है तो आप वहाँ से स्टार्ट हो। एग्जामिनर क्या कहते हैं इसके बारे में, तो एग्जामिनर यही बात कर रहे हैं कि चेक ऑलवेज स्टार्ट विद द करेक्ट बेस। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने सेल से स्टार्ट करना है या आपने प्रॉफिट से स्टार्ट करना है बिफोर टैक्सेशन, या कहाँ से आप स्टार्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप ले लेते यहाँ पे इस सवाल में, जैसे आप स्केड्यूल 14
के मुताबिक अगर कैलकुलेट कर लेते तो सारा सवाल आपका गलत हो जाता। तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेना था, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन यहाँ से लेना था। ठीक है जी। तो पहली वर्किंग तो आपकी ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये पार्टनरशिप के तहत कितना टैक्स बनेगा वो हम कैलकुलेट करें। नेक्स्ट जो है हम ऐड करेंगे इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस जो सेक्शन 21 में जिनका जिक्र है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लूँ तो इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस में वो सबसे पहले ऐड बैक कर रहा है सैलरी मतीन की और वकास की। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अगर आप जो हो, आपका जहन जाना चाहिए इस तरफ कि इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस का टॉपिक सेक्शन 21 में डिस्कस हो रहा है। उसका क्लॉज जे जो है वो ये कहता है कि सैलरी पेड बाय एओपी टू इट्स मेंबर इज नॉट अ डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर टैक्सेशन पर्पस। ठीक है ना, टैक्स पर्पस में आप जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप बिजनेस में जो सैलरी पार्टनर्स को पे करते हो, मेंबर जो ओनर्स हैं, वो एज एन एक्सपेंस आप माइनस नहीं कर सकते टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो असूल ये है कि पार्टनर्स कैन नॉट एम्प्लॉय देमसेल्फ, यानी वो अपने आप को, यानी जिस बिजनेस में वो मालिक है उसमें वो सिर्फ मालिक हो सकते हैं, वो एम्प्लॉय नहीं हो सकते, वो अपने आप को एम्प्लॉय कर नहीं सकते। इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी उनको जो कुछ भी मिलेगा सैलरी के अलावा, ये तो सिंपल सवाल था, सैलरी के अलावा वो और बेनिफिट्स भी ले सकते थे, वो सारा उनके प्रॉफिट में शामिल होगा। तो यहाँ एड बैक होगा, इस सवाल में सैलरी थी। अब देखते हैं कि एग्जामिनर ने क्या कहा था। एग्जामिनर ने कहा था कि जी मस्ट साइट सेक्शन। अब चूंकि आपको एग्ज़ाम में ये टेक्स्ट अपना डिजिटल बुक्स अवेलेबल होंगी जहाँ पे आप सेक्शन लुकअप कर सकेंगे, तो बहुत अच्छा होगा कि कम से कम सेक्शन 21 का जिक्र करें, ताकि एग्जामिनर को ये पता हो कि इस बंदे की कंसेप्चुअल बिल्कुल क्लैरिटी है कि डायरेक्ट सेक्शन पे गया है, और आइडियल हो कि 21 सेक्शन 21 क्लॉज जे की बात करें। सिंपली अगर आप ऐड बैक कर लेंगे तो हो सकता है वो आपको एक में अगर 1 मार्क है या 2 मार्क्स हैं तो आपको हाफ मार्क्स दे, वो सेटिस्फाइड ना हो। तो हम अक्सर बात करते हैं कि एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना है, ख़ासतौर पे आई कैप के एग्ज़ाम्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसके अलावा ACCA यूके का जो है, उसके अलावा ICMA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ये चुके, और इसी तरह CFA सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये हाईली टेक्निकल होते हैं। और ये पेपर आप CFAP का फाइनल का पेपर 5 देख रहे हैं, टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिस के हवाले से ये सवाल है। तो ये सेटिस्फेक्शन बड़ा ज़रूरी है, यहाँ पे आपने खुल के खेलना है, यानी अपनी नॉलेज का और अपने एक्सपीरियंस का अपने फुल जो है ना जलवा दिखाना है। आपने बताना है एग्जामिनर को, यार मुझे सेक्शन भी पता है, मुझे क्लॉज भी पता है, मुझे इसके पीछे असूल भी पता है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं कि हम इस वक्त टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें। अभी हम यहाँ आप देखें लास्ट चीज़ टैक्सेबल इनकम आएगी, क्योंकि टैक्सेबल इनकम पे ही सेक्शन लेक्चर 7 में जैसे बात हो रहा है, उसी के ऊपर प्रॉफिट लगा, उसी के ऊपर टैक्स लगता है। तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि एज एन AOP इन लोगों ने कितना टैक्स पे करना है, अगर हम इनका बिजनेस एज एन AOP कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन सेक्शन 20 के तहत ऐड बैक हो रही है। तो आप कहेंगे कि जी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो ठीक है, डेप्रिसिएशन 9,75,000, इसको आप प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में 10 लाख में ऐड बैक क्यों करें? उसकी वजह यह है कि टैक्स डेप्रिसिएशन आपने माइनस करनी है, ना कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। और टैक्स रिटर्न की जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे सेपरेट यानी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक होती है इन एडमिसिबल और डिसमिसिबल सेक्शन में, और जो डेप्रिसिएशन का अलग से टैब है वहाँ से जो कैलकुलेशन आती है टैक्स डेप्रिसिएशन की वो करते हैं। तो ये बेसिकली ये लॉजिक सेक्शन 20 में गिवन है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, नॉट द टैक्स लॉ। तो इस डेप्रिसिएशन को, इसका मतलब ये है कि बेसिकली हो सकता है आपका रेट भी सेम हो, आप स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपके पास चूँकि टैक्स लॉ के अंदर 3rd शेड्यूल में डेप्रिसिएशन के रेट्स अलग दिए हुए हैं, डिपेंडिंग के प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर है, कोई और चीज़ है। तो इस वजह से टैक्स लॉ में ये चीज़ टैक्स सेविंग का बाइस बनती है। तो इस वजह से आपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है, और ऐड बैक करके इसको न्यूट्रलाइज कर लेना है, यानी ऐड बैक करेंगे तो डेप्रिसिएशन
वो हो जाएगी। याद रखिए कि क्वेश्चन में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दी हुई थी जब हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस या जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस से देख रहे थे, और नीचे नोट्स में मेंशन थी कि ये डिलीवरी वैन पर है और इसकी टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो एक और फिगर थी जो इसके बाद हम देखेंगे। तो इसमें इस तरह है कि वो जो टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, क्योंकि सिंपल सवाल था, वरना अगर सवाल में आपसे टैक्स डेप्रिसिएशन ना दी होती तो फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो आप ऐड बैक करते हैं, लेकिन फिर टैक्स डेप्रिसिएशन उसके लिए आपको फिर पता होना चाहिए था कि वो जो डिलीवरी वैन है वो प्लांट एंड मशीनरी का हिस्सा है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए सेक्शन 22 की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, थर्ड शेड्यूल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल को समझने के लिए भी, क्योंकि सवाल आपको डायरेक्शन देगा, सवाल का डेटा डायरेक्शन देगा, फिर आंसर के लिए ऑब्वियसली आपको फिर मज़ीद उसी डायरेक्शन में मज़ीद वर्किंग करनी होगी। तो ये जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सीखें और इसको इस तरीके से करें। अब वो कहते हैं ये रूटीन एडजस्टमेंट है, स्टैंडर्ड स्टेप है, मिसिंग दिस शोज अ बेसिक टैक्स कंप्यूटेशन स्किल। अगर आपको ये भी नहीं पता कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे आपको स्पेसिफिक डिडक्शन या स्पेशल डिडक्शंस के नाम से ये पूरा चैप्टर है, जिसमें सेक्शन 22 जो है ना, यानी सेक्शन 20 के तहत तो ये इनएडमिसिबल हो गया, और टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो सेक्शन 22 के तहत जो है ना कैलकुलेट होती है, यहाँ 20 लिखा गया। तो जो है आपका मतलब, इसका मतलब है कि आपने टैक्स लॉ को टाइम ही नहीं दिया, बिल्कुल ही जो है ना रिलैक्स है। अच्छा जी, टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो सवाल में गिवन थी, वैसे आप कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये करेक्टली लिखा हुआ है, यानी ये मिडल वाला जो कॉलम है एक्सेल शीट में, ये आपको बता रहा है कि आपने कौन से सेक्शन की तरफ जाना है और उसमें क्या ढूंढना है और उसकी क्या लॉजिक है। तो एडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन 22 है, जैसे मैंने नोट्स भी शेयर किए। ये स्पेसिफिक डिडक्शन है जो अलाउ करती है थर्ड शेड्यूल के तहत, और ये रेट्स बताती है कि किस किस्म के एसेट पे किस किस्म के रेट लगाने हैं। और ये वो डेप्रिसिएशन है, यानी टैक्स डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन है जो आप डिडक्ट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि जब आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में ये सब ऐड बैक किए, तो इस वक्त ये अब आ रही है टोटल, यानी ये अब आपकी जिसको आप कहते हैं ऊपर प्रॉफिट कह रहे, तो ये आपका प्रॉफिट आ रहा है बिफोर टैक्सेशन, यानी ये बढ़ गया है, यानी क्योंकि आपने कुछ चीज़ें ऐड बैक कर ली है ना। यानी सैलरीड अलाउड नहीं थी जो उन्होंने ली थी दोनों पार्टनर्स ने, तकरीबन 20 लाख रुपए वो ऐड हो गए, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड होगी, तो 41 लैक्स पे आपका प्रॉफिट चला गया। लेकिन कुछ एडमिसिबल डिडक्शंस इस सवाल में अलाउड थी, तो वो क्या थी, वो टैक्स डेप्रिसिएशन। तो सेक्शन 20 के तहत आप ऐड बैक कर रहे, ये सही लिखा हुआ है, ऐड बैक हो रहा है सेक्शन 20 के तहत, लेकिन इसकी कैलकुलेशन हो रही है सेक्शन 22 के तहत। ये फ़र्क पता होना चाहिए आपको कि आप सेक्शन 20 के तहत इसको ऐड बैक कर रहे हैं, लेकिन सेक्शन 22 के तहत इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और सेक्शन 22 जो है वो थर्ड शेड्यूल के साथ कनेक्टेड है, उसको मिला के करेंगे। सब डेटा आपको एग्जाम में अवेलेबल होगा, लेकिन फिर भी ये आप डिडक्ट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स में से। क्या किस में से? सिर्फ 41 लैक्स में से। अच्छा, नोट करें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम थी और टैक्स डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपको टैक्स की सेविंग हो रही है, यानी अब आप ज़्यादा एक्सपेंस, कम से कम डेप्रिसिएशन की हद तक ज़्यादा एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा रिड्यूस होगा डेप्रिसिएशन के लिहाज से, तो जो है आपको टैक्स कम पड़ेगा। तो ये टैक्स डेप्रिसिएशन एक तरह से टैक्स शील्ड का काम देती है, यानी कि ज़्यादातर आपको ज़्यादा डेप्रिसिएशन अलाउड होती है टैक्सेशन में, तो आपका टैक्सेबल इनकम जो है, ये जो नेक्स्ट आ गया, अब ये प्रॉफिट से कन्वर्ट हो गया इनटू टैक्सेबल इनकम। तो हम यहाँ तक आते आते हम ये भी कह सकते हैं कि हमने मुख्तलिफ डिडक्शंस किए हैं, लेकिन अभी इसमें से सिर्फ हमने ऐसी डिडक्शंस की हैं जो सेक्शन 21, 20 और 20 की हैं और 22 के बेस पे कैलकुलेट हुई है, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई है। टैक्सेबल इनकम एक्चुअली अभी नहीं आती, अभी और भी डिडक्शंस हैं, वो बिजनेस लॉसेस वगैरह, लेकिन इस सवाल में पास्ट का बिजनेस की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर में एक बिजनेस होने लगा है, उसकी आप एक फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करें। और मैंने आपको हमेशा कहा कि टैक्स लॉ को हमेशा याद रखें कि आप एक्सपर्ट के तौर पे सब कुछ सीखेंगे, लेकिन क्लाइंट का या एग्ज़ाम में एक ही सवाल होगा, टैक्स कितना बनता है भाई इस अमाउंट पे या इस सिनेरियो में, तो वो आपने सीखना है। तो टैक्सेबल इनकम आ गई यहाँ पे
26 लैक्स, ठीक है, एओपी की। अब हम इस टैक्सेबल इनकम से पहले वापस चलते हैं। यहाँ टैक्सेबल इनकम वो जो ऊपर आई है 26 लैक्स इस तरह आई है कि 41 लैक्स में से 14 लैक्स माइनस किया तो 26 लैक्स 775 आ गई। अब ये क्या चीज़ है? ये एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम है एओपी की, दोनों पार्टनर्स की नहीं है, ये एओपी की, लेकिन ये प्रोजेक्टेड है, यानी ये फ्यूचर फिगर्स पे बेस्ड है। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि हमें कंपनी के तहत ज़्यादा टैक्स देना है या एओपी। तो ये एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम है, लेकिन अगर ये एक्चुअल बिजनेस भी होता तो आप यही तरीका करते। अब इसमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी की बड़ी ज़रूरत है, यानी आप गलती से टैक्स डेप्रिसिएशन 14 लैक्स ना लिख देते, फिर फ़र्क आ जाता तो फिर आपके थोड़े थोड़े नंबर करना शुरू। तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी रखें, फोकस्ड रखें, फिगर्स को देखें, आगे पीछे फिगर्स ना लिख लें, ये देखें कि कौन सी फिगर। अब हम आंसर का एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो ये आपने क्वेश्चन एनालिसिस करते हुए ये सारी चीज़ें मार्क कर ली थी कि मैं इस तरह से इसको सॉल्व करूँगा। ज़हन में खाका जब आ जाता है ना, तो फिर आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहेंगे इस तरह, तो फिर डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा। जब यही टैक्स डेप्रिसिएशन अब आप आने वाले एग्जाम में लिख रहे होंगे कहीं पे, तो आपको पता होगा यार ये मैं सेक्शन 22 के तहत कैलकुलेशन किया, सेक्शन 20 के तहत मैं ऐड कर रहा हूँ, इस सवाल के अंदर ये डेटा भी है, तो मैं इसको भी देख लूँ, ठीक है ना जी। फिर हम कॉमन रूल्स जब पढ़ेंगे सेक्शन एसेट से रिलेटेड, कॉस्ट, डिस्पोजल, तो तब भी वो इन चीज़ों को, तो हम टैक्स डेप्रिसिएशन पे अलग से भी सवाल करेंगे जिसमें सिर्फ हम फोकस्ड होंगे। लेकिन मकसद ये है आज आपको बताना है कि आपने हर डेटा पॉइंट क्वेश्चन में, और फिर जब आप आंसर लिखते हैं उसका भी हर डेटा पॉइंट का आपने एनालिसिस करना है। आगे चलते जी। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हों, लेकिन मकसद ये कि जो फ्लो है, इस फ्लो को आपने अप्रिशिएट करना है। नेक्स्ट आते हैं कि ये आगे हमारे पास 26 लैक्स। अब क्या करना है? अब हमने टैक्सेबल इनकम के ऊपर रेट लगाना है। रेट कैसे लगाएंगे? मैं थोड़ा सा फैसिलिटी के लिए, हाँ, ये जो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय पार्टनरशिप, याद रखें कि जो रूल्स है वो ये कहता है कि पार्टनरशिप, और हमने देखा था सेक्शन 92 की बात, कि पार्टनरशिप जो है वो टोटल टैक्सेबल इनकम पर जो पार्टनरशिप ने कमाई है उस पर टैक्स देता है, और फिर आफ्टर टैक्स जो है क्या कहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट पार्टनर्स में, ठीक है जी। तो जो है क्या कहते हैं पार्टनर्स फिर उस हिस्से पर जो उनको मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं पे करते। तो अब ये वो कह रहा है कि टोटल टैक्सेबल इनकम इतनी आई है। अब 26 लैक्स पे, यानी कि एओपी की इनकम जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में जब जाए तो वो स्लैब वाइज आती है। वो ये बात यहाँ कर रहा है, टैक्स ऑन, यानी ये डेटा तो यहाँ आ गया ना, ये जो कैलकुलेशन है 1,70,000 प्लस 30% ऑफ ये ए, इसको ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है। एओपी की टैक्सेशन इस तरह होती है कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में आप जाएंगे, डिवीजन 1 में एओपी टैक्स पे करता है, उसके भी वही स्लैब्स हैं जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के हैं, और स्लैब्स हैं, ठीक है ना, यानी 6 लाख तक इनकम एग्जाम्प्ट है। फिर है तो ये चूँकि 26 लाख है, तो 26 लाख में से 16 लाख तक 1,70,000 है, और 16 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट है, तकरीबन 10 लाख है, उस पर 30% है। तो जो है क्या कहते हैं 1,70,000 जमा रिमेनिंग, तो 4,93,250 आ गया। यहाँ नोट करें कि ओवरऑल टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो इस वजह से 4,93,000 आई है। और यहाँ पे आपने कहाँ जाना है, कौन से स्केड्यूल में, कौन से डिवीजन में, नॉन सैलरीड पर्सन के साथ साथ एओपी का रेट दिया होता है, तो वहाँ है। अब रेट कन्फ्यूजन में एग्जामिनर कहता है कि कुछ बच्चों ने 29% कंपनी का रेट एओपी पे लगा दिया था क्योंकि उनको क्लियर नहीं था एओपी का। यहाँ जो आपका आंसर किट है उसके अंदर वो ये बात कर रहा है, और ये बात हम अभी देखेंगे कि एन एओपी इज लाइबल टू पे टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर वेयर एन एओपी हैज पेड टैक्स। ये वही लॉ की बात को रिपीट कर रहा है। द अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर्स इंक्लूडिंग सैलरी, यानी वो जो ऊपर सैलरी थी वो सैलरी भी तो एक तरह से उनको मिल गई है ना, लेकिन यहाँ एड बैक हुई थी, वो सैलरी तो उनको चली गई। उस सैलरी पे कोई टैक्स नहीं देना क्योंकि वो सैलरी इस 26 लाख में शामिल है। यही तो इस एड बैक की बात है कि एओपी
यानी एओपी के तौर पर अगर आपने इस बिजनेस को रजिस्टर किया तो इस 10 लाख में ये सैलरी ऐड बैक हो गई, इस पर टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। तो अब दोबारा जब उनको मिलेगी तो एज ए प्रॉफिट मिलेगी। अब ये इसमें से ये माइनस होके रिमेनिंग 26 लाख का जो होगा वो 60% वकास को जाएगा, मतीन को जाएगा, और 40% वकास को जाएगा। तो वो जो है ना इस तरीके से उनके पार्टनरशिप के अकाउंट्स में अप्रोप्रिएट हो जाएगा। उन्होंने विड्रॉ कितना किया है तो वो जितना उनकी सैलरी है वो उन्होंने उतना विड्रॉ भी कर लिया। तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग डिफरेंट है, लेकिन मकसद यहाँ है कि यहाँ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक काफ़ी है कि सिंस बोथ मदीन एंड वकास हैव नो अदर इनकम एक्सेप्ट फॉर शेयर ऑफ एओपी, नो टैक्स इज पेबल बाय देम सेपरेट। तो जब अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे तो इस 26 लाख में से 21 लाख जो है जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसमें से 11 लाख उसने अपनी सैलरी ले लिया, तो मतीन अपनी 11 लाख जो है सैलरी नहीं शो करेगा, उसका शेयर फ्रॉम एओपी आएगा। और वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में मैंने जो अदर रेवेन्यू वाला पोर्शन आपको दिखाया था वहाँ स्पेसिफिकली शेयर फ्रॉम एओपी टैक्स्ड और शेयर फ्रॉम एओपी नॉन टैक्स्ड के नाम से है, और वहाँ पे जहाँ टेक्स्ट वाली एओपी की बात हो रही है ये सिनेरियो वहाँ फिट हो रहा है। तो आपने बता दिया इस पहले सिनेरियो में, और इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा कि यहाँ नीचे वो क्या कह रहे हैं। यानी एक दफ़ा आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया तो टैक्स पेबल ये फिगर आ गई 4,93,000। तो यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टैक्स पेबल जो है ये फाइनल एओपी की टैक्स लायबिलिटी है, मजीद उसने कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। और ये जो है दिस इज ऑप्शन ए, यानी कि अगर वो बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इतनी सेल करेंगे, इतना प्रॉफिट कमाएंगे, इस तरीके से सैलरी लेंगे तो इतना टैक्स उनको देना पड़ेगा एओपी में। और आखिर में जो बात लिखी है कि एओपी इज लाइबल टू पे टैक्स सेपरेटली, या इसके हवाले से बात कर रहा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर इज एग्जेम्प्ट। तो ये सेक्शन 92 ये असूल बताता है, 92 सब सेक्शन 1 बताता है कि वंस एओपी पेज टैक्स द शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर इज एग्जेम्प्ट इन देयर हैंड्स। और कॉन्सेप्ट मार्क किया कि एक्सप्लिसिटली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंडिविजुअल पार्टनर्स ने कोई टैक्स नहीं देना अगर उनकी कोई और इनकम नहीं, अगर उनकी कोई और होती तो फिर वो उस इनकम पे देते, इस इनकम पर ना देते जो। और यहाँ वो कह रहा है कि आप ब्लैंक ना छोड़े, ये एग्जाम्पशन जो है ना, एक ये टैक्स एग्जाम्पशन है एक तरह से ना, यानी कि पार्टनर्स को जो इनकम एओपी से आ रही है वो एक तरह से एग्जेम्प्ट है। इसके बारे में ये सेक्शन और ये सारी गुफ्तगू करें, आप बताएं उसको, कैसे बताएं। इस सवाल को जब आप इसी फॉर्मेट में, इस टेबुलर फॉर्म में लिख रहे होंगे तो यहाँ आगे कहानी कमेंट का एक सेक्शन डालें और कमेंट करें, थोड़ा थोड़ा कमेंट करें। एग्जामिनर बड़ा अप्रिशिएट करेगा, जहाँ वो फिगर देखेगा आगे कमेंट देखेगा वो आपको फुल मार्क्स भी देगा और वो खुश भी होगा। और अगर ये कमेंट करने की आदत आप प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अपने दोस्तों को, औरों को, या इवन क्लाइंट्स को कल को समझाने की क्योंकि ये तो वैसे भी एडवाइजरी क्वेश्चन है, तो इसमें जो है ना आपको हेल्प होगी। आगे चलते हैं जी, यानी कि CFAP पेपर 5 में कंपनी की एडवाइस जब आप देंगे तो फिर क्या होगा। मैं इसको जो है क्लोज कर देता हूँ जी, ठीक है, ये हो गया क्लोज। अब हम आ गए कंपनी के सिनेरियो में, ठीक है जी। यानी अब आप कह रहे हैं कि मतीन और वकास ऐसे करें कि आप जो हो, आप ये कंपनी को कंपनी के तौर पे रजिस्टर करो। अच्छा, लेकिन कंपनी में सवाल में ही आपने जहन बना लिया था कि यार मैं इनको स्मॉल कंपनी का मशवरा दूंगा। अगर मैं उनको स्मॉल कंपनी के अलावा दूसरा जो स्टैंडर्ड कंपनी जिसको आप कहते हैं अदर देन बैंकिंग कंपनी, वो कहूँगा तो 29% शायद ज़्यादा हो। तो ये है कि आपने पहले से जहन बना लिया स्मॉल कंपनी, और टैक्सेबल इनकम जो है ना वो 19 लाख थी, यहाँ 26 लाख आ रही है। ये क्या बात हुई, ठीक है ना। यानी अभी यहाँ पे आपने देखा था, ठीक है ना, ये 26 लाख टैक्सेबल इनकम, तो हमने यहाँ क्यों ये 26 लाख ले ली, तो इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। आप थोड़ा सा ये जेन में रखें कि हमने 19 लाख से स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है। टैक्सेबल इनकम एज पर 1, ऊपर 1 में जो हमने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की थी ना 26 लाख, वो हमने ले ली। तो हमने क्यों ली, क्योंकि ये उसकी एक वजह ये है कि एग्जाम में टाइम कम है। यूज़ द एओपी टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी एज अ बेस टू सेव टाइम। टाइम सेव करने के लिए आप ये कर सकते हो,
ठीक है। और यहाँ पे एग्जामिनर ये कमेंट कर रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि इफ़िशेंसी बड़ी मैटर करती है, यानी कि अगर आप नंबर्स को बड़े अच्छी तरीके से हैंडल करते हो ना, कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। ये अब 26 लाख कैसे कैलकुलेट हुआ था वो तो ऊपर आपने वीडियो में देख लिया। यहाँ हम 26 लाख से शुरू हुए हैं 19 लाख के बजाय, तो हमें वो जो डिडक्शंस हैं वो कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, यानी इसमें टैक्स डिडक्शन, टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, इसमें से सैलरी भी माइनस हो चुकी है, लेकिन हम कम अज़ कम हो गए। तो कहता है कि यू कैन रीस्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट यूजिंग द एडजस्टेड फिगर एंड एडिंग बैक आउट द सैलरी एडजस्टमेंट इज़ फास्टर। तो टाइम सेव करने के हिसाब से वरना आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, 19 लाख से ले सकते हैं, कोई मैं आपको रोकूंगा नहीं। अब नेक्स्ट जो है कि ये जो 26 लाख है इसमें से एक ऐसा एक्सपेंस माइनस किया गया है जो एओपी में तो अलाउड नहीं था लेकिन कंपनी में अलाउड है। वो क्या है? वो मतीन और वकास की सैलरी है। आप कहेंगे कैसे? तो बेसिकली जो चैप्टर है पर्सनस का, उसके अंदर टैक्सेशन ऑफ कंपनीज के बारे में बताया हुआ है कि कंपनी की टैक्सेशन उसके शेयर होल्डर्स से सेपरेट है। इसका मतलब है कि अगर शेयर होल्डर्स उसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, और क्योंकि कंपनी एक लीगल एंटिटी है तो एम्प्लॉयर है, अगर हो तो वो जो सैलरी होगी वो एज ए डिडक्टिबल एक्सपेंस जो है ना वो आप माइनस कर सकेंगे। यानी कि ये जो सैलरीज हैं, सैलरीज मतीन की 1.1 मिलियन, वकास की 0.97 मिलियन, ये एओपी में तो इनएडमिसिबल थी लेकिन एज ए कंपनी एडमिसिबल है, यानी आप एज ए डिडक्शन माइनस कर सकते हैं। और इसीलिए आप सेक्शन 20 और सेक्शन 21 जे को कंपेयर करेंगे ना, इसलिए मैंने आपको कहा कि जब आप सेक्शंस के क्लॉजेस को कंपेयर करना शुरू करेंगे कि यार एक सिनेरियो में तो, यानी एओपी के केस में तो मैं नहीं इसको डिडक्ट कर सकता, सैलरी को मैं ऐड बैक कर रहा हूँ और उस पर टैक्स भी लग रहा है, और कंपनी के केस में मैं शेयर होल्डर्स की जो है वो सैलरी एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। तो फिर आपको टैक्स सेविंग के और टैक्स प्लानिंग जो आपका मेन फोकस होना चाहिए इस लेवल पे के बारे में पता चलेगा। अच्छा यार ये जो है ना टैक्स की चीज़ें हैं जो मुझे बेनिफिट दे सकती है। तो सेक्शन 20 कहता है कि जो भी बिजनेस एक्सपेंस है, तो आफ्टर ऑल ये लोग भी एज एन एम्प्लॉय तो बिजनेस के लिए काम कर रहे होंगे ना, बेशक ये ओनर्स हैं, शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के। तो ये आप जो है ना ये दोनों सेक्शंस को कंपेयर करेंगे, सेक्शन 20 और की लॉजिक को सेक्शन 21J के साथ। तो अनलाइक पार्टनर्स, डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉयज़, ये जो है ना इंटरेस्टिंग है। और अगर आप जाओ तो आप सेक्शन 12 जो सैलरी का है उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि डायरेक्टर्स भी जो इनकम कमाएंगे वो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के नीचे आएगी। लेकिन यहाँ चूंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट यानी इनकी सैलरी पर आएंगे, इनको तो जो इनकम मिलेगी वो सैलरी होगी, लेकिन कंपनी जो ये सैलरी पे कर रही है वो डिडक्ट कर सकती है कि नहीं? हाँ जी। तो उसी अमाउंट को 26 लाख में ना आप ये सैलरी माइनस कर लेंगे 11 लाख और वो, तो आपके पास एडजस्टेबल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। यानी कि आपने टैक्स डेप्रिसिएशन, इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट है ना अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, वो तो हो चुकी है इसके अंदर। अब सिर्फ ये रह गई है, ये फिगर्स इसमें से माइनस हुई, ये इसमें से जो है क्या कहते हैं इसमें शामिल थी, एडबैक हुई थी, तो अब आप माइनस कर सकते हैं। और ये आपको लॉजिक बता रहा है कि एडमिसिबल एक्सपेंस है। और आपका एग्जामिनर क्या कह रहा है? आपका एग्जामिनर कह रहा है कि पिवट पॉइंट इसमें क्या है, समझने वाला क्या है? दिस इज द सिंगल मोस्ट कंसेप्चुअल टेस्ट। इफ यू डोंट डिडक्ट सैलरीज हियर और इफ यू ऐड बैक देम लाइक इन एओपी, यानी यहाँ आप 19 लाख से शुरू होते और यहाँ सैलरीज आप कंपनी के केस में भी ऐड बैक कर लेते, 19 लाख में ऐड कर लेते, तो आप ये सवाल फेल कर लेते, क्योंकि फिर वो टैक्स गलत आ जाना था और एग्जामिनर ने फिर आपको जो है ना वो शायद कोई नंबर देता, कोई ना देता है, और आप अपनी क्लाइंट को भी गलत मशवरा दे देते। आप कहते जी आप एओपी बनाओ, एओपी में फ़ायदा है, एओपी में फ़ायदा है, जैसे लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ कंपनी में फ़ायदा। तो अब नेक्स्ट जो है, जब आपने वो एडजस्टमेंट्स कर ली, अब मजीद कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम आ गया। अब आपने स्मॉल कंपनी का लॉजिक यूज़ की थी तो वहाँ 20% रेट है, तो ये एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम जो है 6,07,000, इस पर बात करते हैं। ये जो फिगर है कंपनीज टैक्सेबल इनकम इज मच लोअर बिकॉज सैलरीज आर एन एक्सपेंस।
नोट करें कि अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन और टैक्स डिप्रिसिएशन में तो 3-4 लाख का फ़र्क था, लेकिन ये जो एक्सपेंस आपने सैलरी, यानी एक तो वो ओनर भी हैं, उनको बाद में प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन वो जो कंपनी को टाइम दे रहे हैं उसके अगेंस्ट उनको सैलरी मिल रही है, वो कंपनी एज ए डिडक्शन क्लेम करके अपना टैक्स बचा रही है। ठीक है ना जी। तो ये सब टैक्स सेविंग के, सारे टैक्स प्लानिंग के मेथड्स हैं। तो यहाँ जो है एडजस्टेड में रिजल्ट यही है कि आप जो हो एज एन एक्सपेंस एक चीज़ को क्लेम कर लोगे तो आपकी जो टैक्सेबल वो है इनकम कम होगी तो टैक्स कम होगा। नोट करें कि एओपी के केस में, यानी इन दोनों की उसकी टैक्सेबल इनकम 26 लाख आई थी, यहाँ टैक्सेबल इनकम जो है 6 लाख आ रही है, 20 लाख का तकरीबन, वही सैलरी की जो अमाउंट है 11 जमा 9 लाख, उसका फ़र्क पड़ गया। तो ये जो है ना इस पॉइंट पर, इस सवाल में हो सकता है कोई और सवाल आए इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उस पर कोई और पॉइंट्स हो। इस सवाल में ये मेन स्ट्रक्चर, यानी ये इस तरफ लेके जा रहा है, कंपनी की तरफ लेके जा रहा है इन बातों को, और वो जितना ज़्यादा सैलरी लेंगे उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो वो ऐसे ही चलेंगे। अब आता है टैक्स एट रेट ऑफ 20%, जो स्मॉल कंपनी का है, वरना तो स्टैंडर्ड रेट 29% है टैक्स ईयर 2026 में। तो स्मॉल कंपनी का रेट कहाँ से पता चलेगा? फर्स्ट शेड्यूल से पता चलेगा। और स्मॉल कंपनी के लिए ज़रूरी है कि 250 मिलियन से कम की सेल हो, 2005 के बाद रजिस्टर्ड हो, और उसके अंदर कुछ और यानी एम्प्लॉय वगैरह की भी बात है कि एम्प्लॉयज़ इतने होने चाहिए, तो फिर आप 20% वाला बेनिफिट क्लिक कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कंपनी टैक्स रेट 29%। तो उस हिसाब से जो टैक्स आएगा, यानी आप इसका 20% लिया है 6 लाख का, तो 1,21,000। लेकिन बात यहाँ अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो वो टैक्स है जो कंपनी पे करेगी। अब जाहिर बात है उन्होंने सैलरी तो ले ली, लेकिन सैलरी के अलावा क्या बात है, तो देखते हैं आगे जी। आगे कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1095, और उसमें से 1,21,000 क्यों किया? देखें एओपी में जो है प्रोविज़न आपने माइनस करते हैं, यहाँ चूँकि कुछ प्रॉफिट कंपनी रखती है और बाकी डिविडेंड में दिया जाता है, तो इसलिए आप टैक्स माइनस करते हैं। तो ये वो इस सवाल के अंदर जो ओरिजिनल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो लिया, टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिए कंपनी के तहत, वो हमने माइनस किया, तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो है। डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से दिया जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो टैक्स की कैलकुलेशन है ये स्मॉल कंपनी, इस पे ज़रा एग्जामिनर की भी राय ले लेते हैं। एग्जामिनर क्या कहता है? वाह, एग्जामिनर कहता है जी मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मैनी स्टूडेंट फॉर गॉट द स्मॉल कंपनी प्रोविजन एंड यूज 29%। अगर यहाँ 29% आता तो फिर टैक्स ज़्यादा होता, और फिर डिविडेंड टैक्स और सैलरी टैक्स मिला के शायद आप कहते नहीं यार एओपी बना लो। अच्छा, क्योंकि एओपी में सिर्फ एक ही दफ़ा ओवरऑल पैसों पे टैक्स दिया, यहाँ आपको 3 किस्म के टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी अलग दे रही है, डिविडेंड पे शेयर होल्डर अलग दे रहे हैं, और फिर एज एन एम्प्लॉय वो अलग दे रहे हैं। अच्छा, स्मॉल कंपनी वाली आप इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट शेड्यूल को देखते ही नहीं, उसको चार्जिंग सेक्शंस हो गए, उसके अलावा जो हेड ऑफ अकाउंट्स के सेक्शन हो गए, उनके साथ मैच ही नहीं करते। जहाँ जहाँ भी फर्स्ट शेड्यूल का जिक्र होता है उस पर आते नहीं हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल इस केस में जैसे डिप्रिसिएशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम फ्यूचर एडवाइस दे रहे हैं तो इसीलिए फोकस करें इन चीज़ों पे। वापस चलते हैं जी। डिविडेंड कैलकुलेशन कैसे होती है? डिविडेंड देखिए, डिविडेंड कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सवाल में बताया गया था कि अगर कंपनी बनाएंगे तो 60% डिविडेंड के तौर पे वो ले जाएंगे। ये सवाल में हमें क्लियरली बताया गया था। हमें ये नहीं बताया गया था कि एज ए एओपी वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वो नेचुरल है, पार्टनर्स को जितना जितना उनका प्रॉफिट शेयर होता है उनके कैपिटल अकाउंट्स में चला जाता है, वो उसको विड्रॉ करें ना करें वो उनकी मर्जी है। लेकिन उस सवाल में उन्होंने विड्रॉ भी किया था। तो ये कैलकुलेशन है डिविडेंड की। डिविडेंड इस तरह कैलकुलेट होता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप लेते हो, क्योंकि सवाल में आफ्टर टैक्स नहीं था, फिर आप जितना टैक्स कैलकुलेट किया कंपनी का वो आ गया, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया 9,70,000, इसका 60% जो है 5,84,000 बना। तो ये बात कर रहा है यहाँ पे। डिविडेंड कैलकुलेशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस तरह बना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स वो होते हैं, डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नेट ऑफ टैक्स, यानी टैक्स माइनस हो जाता है,
नॉट टैक्सेबल इनकम। तो इसीलिए जब आप डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने ये फिगर नहीं ली जो आपकी एडजस्टेबल, यानी 6 लाख में से आपने 6 लाख में से टैक्स माइनस नहीं किया, आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट। और यहाँ आपको देखें ये टैक्सेबल इनकम है और ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है, दोनों में फ़र्क क्यों आ रहा है? तो अब ये फ़र्क अगर अभी भी आप नहीं फॉलो कर रहे, यानी समझ नहीं पा रहे कि ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स के नीचे, क्योंकि हम एनटीआर को फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल टैक्सेशन, तो ये एडजस्टमेंट्स ही तो हैं, चाहे वो डिडक्शंस हो एक्सपेंसेस की, चाहे वो लॉसेस हो, चाहे वो डिडक्टेबल अलाउंसेस हो, तो उसकी वजह से टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स या हमेशा डिफरेंट होंगे। अच्छा जी, तो अब आपने 5,84,000 जो है वो आपकी डिविडेंड इनकम है, ठीक है। अब इसके साथ क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में बता दिया, यूज अकाउंटिंग बिफोर टैक्स डिडक्ट टैक्स। यहाँ पे वो कह रहा है कि बिल्कुल आपने ऐसे कैलकुलेट करना है। एग्जामिनर क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये बेस एरर है, डू नॉट कैलकुलेट डिविडेंड्स ऑन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम एक बहुत बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है टैक्स लॉ में, इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट के साथ मिक्स ना करें सवाल के दौरान। वैसे भी डिविडेंड्स कम फ्रॉम द एक्चुअल कैश अकाउंटिंग प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बड़ी बेस का मतलब होता है बेइज्जती के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बेस का मतलब है कि जिसके ऊपर आपने कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो चीज़ बेस बन जाती है। तो आप ये 10,95,000 को आपने यहाँ अकाउंटिंग प्रॉफिट को बेस बनाया, जिसमें से फिर ये माइनस हुआ और डिविडेंड की कैलकुलेशन हुई है जी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता आंसर की तरफ चल रहे हैं। आई होप कि आप फॉलो कर रहे हो और ये मटेरियल आपको मैं अवेलेबल कर सकता हूँ, ये सब एक्सेल शीट वगैरह। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड के बारे में क्या बात है, डिविडेंड 60% कैसे आया, बात करते हैं इस पर, ठीक है। ये आप टैक्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एज पर क्वेश्चन डेटा, ये क्वेश्चन में बताया हुआ था कि डिविडेंड 60% होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, 60% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने लेना था, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अब ये नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है, ये कैलकुलेशन क्या है, टोटल टैक्स पेबल बाय द बिजनेस ऑन कंपनी प्रॉफिट्स। कंपनी ने पे करना है 1,21,500, जो ये आपने कैलकुलेट किया था, यहाँ एडजस्टेबल इसका 20% लिया था 6 लाख का। अच्छा, ये तो कंपनी ने पे कर दिया। अब डिविडेंड वाला टैक्स आप क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि बताया गया था कि वो डिविडेंड लेंगे, तो जब वो 5,84,000 बिजनेस से निकालेंगे तो उनको 15%, ये स्टैंडर्ड रेट है, कुछ कंपनीज को कम है, कुछ कंपनीज के केस में ये ज़्यादा है, तो 15% जो है ना आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो 15% कितना बनता है, तो टोटल टैक्स पेबल स्मॉल कंपनी का 2,09,000 इस तरह बनता है कि 1,21,000 कंपनी टैक्स है और 87,615 ये कुछ प्रिंटिंग की वजह से डिविडेंड टैक्स है। तो होलिस्टिक अप्रोच आपने लेनी है कि आपने एडवाइस देनी है, क्योंकि वकास और जो मतीन है उनको तो ये डिविडेंड का टैक्स माइनस हो के ये डिविडेंड के पैसे मिलेंगे ना, अनलाइक एओपी के जहाँ पे उन्होंने सैलरी के तौर पे निकाल दिया और उन्होंने उस सैलरी पे टैक्स दे दिया क्योंकि वो प्रॉफिट में ऐड बैक हो गया था। तो यहाँ सम ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड टैक्स दोनों, क्योंकि उनको मिल नहीं सकेगा जब तक ये डिविडेंड के तौर पे देंगे नहीं। और सोल्यूशन इम्प्लाइज सैलरी टैक्स इज ऑफसेट और इग्नोर्ड इन टोटल टैक्स पेबल बाय बिजनेस कॉन्टेक्स्ट और relies on no other income assumption to minimize individual slab impact often, ठीक है जी। तो यहाँ जो ये कहानी कर रहा है वो ये कर रहा है कि सैलरी के हवाले से हम जो है वो नहीं बताया कि इन लोगों ने ये जो सैलरी है ये तो ले ली है, 11 लाख ले लिया ऊपर, और वो और इसके ऊपर जो टैक्स है वो बनेगा, यानी कि ये 11 लाख के ऊपर जो है 6 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, बाकी पे टैक्स बनेगा, तो थोड़ा बहुत टैक्स इस पे भी बनेगा, वकास पे भी बनेगा। तो यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि जी आपने कंप्लीट करना है, आपने इंश्योर करना है कि एंटिटी टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स भी हो और विद होल्डिंग जो डिविडेंड पे हुआ है वो भी हुआ हो, ठीक है। चले आगे चलते हैं। तो आई होप कि ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी, तो ये 2,09,000 इस तरह कैलकुलेट हुआ है।
एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम एज अबव, ठीक है, 60, तो 29% जो है वो बनता है, ये बनता है 176 फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आप जो है ना 29% पे करेंगे तो फिर ये सारा कुछ बनेगा, ठीक है ना जी। अच्छा, अब जो है वो कह रहा है कि आपने ऑल्टरनेटिवली जो कैलकुलेट करना है, मिनिमम टैक्स भी कैलकुलेट करना है और जो दूसरा है वो भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ जो है हम यहाँ पे हैं ऑल्टरनेटिव नॉर्मल टैक्स, ठीक है जी। नॉर्मल टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, वो ये होगा कि जितनी एडजस्टेड इनकम है उसका 29% लेंगे, ये आ जाएगा। उसके अलावा अकाउंटिंग प्रॉफिट से फिर वो माइनस करके फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे, तो डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ़र्क अमाउंट होगी 60% यहाँ, और प्रॉफिट जो रिटेन होगा आफ्टर डिविडेंड वो, यानी कि आपने अब नॉर्मल टैक्सेशन के तहत करना है और एनटीआर मिनिमम टैक्स, और देखना है कौन सा ज़्यादा है जो फाइनल उसको पे करना होगा। तो ये आ जाएगा 3,67,000, और टोटल टैक्स पेबल बाय बिजनेस ऑन कंपनी प्रॉफिट हायर ऑफ, ये आ जाएगा जी 1,76,000। टैक्स पेबल ऑन डिविडेंड 150, ये 262,870। Based on above, it would be better for Mateen to operate a small company if possible, being the lowest tax. यानी कंपनी, यानी कि स्मॉल कंपनी के तौर पे चलेगी तो 2,09,115 आएगा। अगर आप डिसाइड, आपको सवाल में ऐसा भी हो सकता है ना, आप स्मॉल कंपनी के भूले हो कि इन स्मॉल कंपनी के हवाले से, तो फिर जो है क्या कहते हैं, आप 29% लोगे, तो ये वो 29% की कैलकुलेशन है, ठीक है ना जी। 29% जो है स्मॉल कंपनी आप भूल गए या उसका कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो उसके मुताबिक जब कैलकुलेट होगा तो सबसे पहले आप लोगे एडजस्टेड इनकम लोगे, ठीक है जी, 607,500, उसका 29% लोगे टैक्स, ये आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर आप जो है डिविडेंड कितना देना है, तो चूंकि अब आपने 29% के हिसाब से किया तो आप डिविडेंड के लिए दोबारा से कैलकुलेशन करोगे। अकाउंटिंग 10 लाख लोगे और जितना टैक्स पे किया 176, प्रीवियसली तो आपने 176 पे नहीं किया था, आपने स्मॉल कंपनी के केस में 121 पे किया था, तो इसलिए यहाँ पे, और फिर आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 लाख आ जाएगा। इसका 60% लोगे तो इतना रिटेन हो जाएगा। अब जो है क्या कहते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स पर इतना टैक्स आपका लगेगा, ये 176, 175 के हिसाब से, और ये वो जो डिविडेंड के तौर पे, तो 2,62,000 आपका आ गया जो आपने पे करना है अगर आप 29% के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, ठीक है जी। तो स्मॉल कंपनी का बेनिफिट कैलकुलेट कर लिया, रेगुलर कंपनी का बेनिफिट कैलकुलेट कर लिया, उसके मुताबिक आप जो है 2,62,000, वो जो सैलरी वाला पोर्शन है और ऊपर वो जो लाइन लिखी हुई थी वो ये कह रहा है कि वो सैलरी आप इसलिए शामिल नहीं कर रहे कि वो उनका पर्सनल है, बेशक उनकी कोई और इनकम नहीं है, लेकिन वो उनकी पर्सनल टैक्सेशन है, उसको आप कंसिडर अभी नहीं करें। उसको भी अगर आप कंसिडर करो तो वो भी गलत नहीं होगा कि मज़ीद उनको सैलरी जो उन्होंने ली थी उस पर कितना टैक्स देना पड़ा, ठीक है ना जी। तो वो भी कैलकुलेशन में आ सकती है। अब यहाँ मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन भी हुई है। मिनिमम टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है? मिनिमम टैक्स जो है सेक्शन 113 के तहत हुआ है। इस पे जो रेट लगा है 1.25 लगा है, और वो 10.5 मिलियन पे लगा है, ना कि प्रॉफिट पे। उसके मुताबिक 1,31,250 टैक्स है। अगर ये ज़्यादा आता तो फिर आप इसको कंसिडर करते एनटीआर के तहत, ज़्यादा आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई है तो आप एनटीआर में जाएंगे। अब एनटीआर में दो फिगर्स आ रही है, एक स्मॉल कंपनी के तहत और एक आ रही है रेगुलर कंपनी के तहत 1,76,000। तो फिर आप जो है स्मॉल, क्योंकि ये तो टैक्स अभी पे नहीं करना, ये ट्रांजेक्शन्स तो नहीं हुई, ये तो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कि अगर इतनी हो, तो फिर आप उसकी टैक्स प्लानिंग करोगे कि भाई आप ऐसे करो कि वकास और मतीन आप जो हो वो, जैसे यहाँ लिखा है कि ऑलवेज चेक मिनिमम टैक्स। कंपनी के केस में हमेशा देखना होता है कि मिनिमम टैक्स ज़्यादा है या एनटीआर ज़्यादा है, या जो ज़्यादा होगा वो आपने करना है। तो ये कंक्लूजन जो है ना, कंक्लूजन क्या है, उसके लिए हम अगली शीट यूज़ करते हैं जो बनी हुई है। मैं आपके साथ अगली शीट शेयर कर रहा हूँ। अगली शीट कह रहा है कंक्लूजन, और मैं आपसे इसके बाद इजाज़त लूँगा।
थैंक यू वेरी मच। आपने इसका जो प्रीवियस वीडियो है जिसका नाम है प्रैक्टिस क्वेश्चन 13, वो जो है क्वेश्चन का एनालिसिस है। प्रैक्टिस आंसर 13 जो है वो आप ये आंसर देख रहे हैं और इसमें हमने ये ऑप्शंस देखे। तो ये कहता है प्रेफरेबल स्ट्रक्चर स्मॉल कंपनी है। कैसे? क्योंकि इसमें टैक्स जो बन रहा है वो 2,09,000 बन रहा है ईओपी के मुकाबले में 493। तो आप कहेंगे कि सर ये जो 1,76,000 बना था ये ख़त्म हो गया। मिनिमम टैक्स जो बना था वो भी कम था वो 1,13,000 था। जो 29% के हिसाब से था वो 1,76,000 था, वो भी कम था। ठीक है ना जी। ऑब्वियसली 176 तो नहीं था वो, ये जो था इसमें ये डिविडेंड वाला भी ऐड होके ये 262 था। तो ये भी जो है आप नहीं सजेस्ट करोगे क्योंकि ये भी ज़्यादा है, 2,09,000 से ज़्यादा है। तो आप कहोगे यार स्मॉल कंपनी बनाओ और उसको आप एओपी के टैक्स के साथ कंपेयर करोगे। रिकमेंडेशन यही है कि जो नंबर्स आपको बता रहे हैं वो है। और लोएस्ट टैक्स इम्पैक्ट किसका है? वो है जी लोएस्ट एक्सप्लिसिट लिंक द एडवाइस टू सेविंग 2 लाख, यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2,84,000 का डिफरेंस है। तो एज एन एओपी आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, एज ए स्मॉल कंपनी आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। ये कंक्लूजन आप अगर एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो एक नंबर इस पर भी लूज कर लेंगे। और मैं जो हूँ इसको थोड़ा सा लास्ट जो कैलकुलेशन है मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। यानी कि हमने, क्योंकि मेन फोकस था कि कंपनी के तौर पर अगर आप स्मॉल कंपनी के तहत करेंगे ना तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो जो स्मॉल कंपनी, इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी जो है आपको 2,09,115 टोटल टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें डिविडेंड टैक्स भी शामिल है। आप कहते हो कि चलो ठीक है मैं ये देख लूँ कि अगर 29% के तहत है, हो सकता है इसके तहत भी कम बनता हो, तो फिर आप एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम उठाई आपने और उसका 29% कैलकुलेट किया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये मतलब एक तो ये टैक्स की अमाउंट आ गई और ये इसमें से माइनस हुई तो 4,31,000 आ गया। फिर डिविडेंड की कैलकुलेशन के लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट में गए, जो टैक्स बना था वो माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 9,18,000। उसमें 60% जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन दी 551। तो ये जो है आपको पीछे बचा। लेकिन यहाँ पे अब आप देखें कि कंपैरिजन कर रहे हैं कि मिनिमम टैक्स ज़्यादा है या एनटीआर ज़्यादा है। तो हमने मिनिमम टैक्स हमने कैलकुलेट किया था वो 1,13,000 या 1,30,000 बन रहा था, तो एनटीआर ज़्यादा बन रहा था। तो पहले तो हमने मिनिमम टैक्स को इग्नोर कर दिया। फिर इस टैक्स में हमने जो कंपनी ने पे किया है, जो डिविडेंड पर है वो टैक्स वही रहेगा सेक्शन 150 के तहत 15% इनसे डिडक्ट होगा डिविडेंड पर उनके अपने अपने शेयर से, यानी 60% और 40% पे, तो वो वही अमाउंट आ जाएगी। ठीक है ना जी। तो ये दो टैक्सेस जो उनके 15% होंगे तो इस 176 में होगा। तो 2,62,000 कंपेयर टू, यानी 29% स्टैंडर्ड रेट के मुताबिक जो है वो स्मॉल कंपनी का टैक्स फिर कम बन रहा है, 2,09,000 बन रहा है, स्टैंडर्ड रेट से 262 बन रहा है। इन दोनों में फिर ये एनटीआर के तहत स्टैंडर्ड कंपनी 29% इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि फिर सिर्फ कंपनी का आप उससे कहेंगे कि यार स्मॉल कंपनी। फिर हमने जो अभी कंपैरिजन देखा कि 2,09,000 को हमने कंपेयर किया, जो टैक्स हमने ये 4,93,000 के तहत पार्टनरशिप के लिए कैलकुलेट किया था। तो उसमें ऑब्वियसली नंबर्स बोलते हैं, यानी कि जो लोअर नंबर है आपने तो टैक्स लाइबिलिटी मिनिमाइज करके देनी थी बेस्ड ऑन देयर प्रोजेक्शंस, जो उन्होंने आपको सारा डेटा सवाल में दिया था। इसके अलावा आप पूरी एक रिपोर्ट लिखेंगे, रिपोर्ट में ये वर्किंग सारी आपकी, यानी एग्ज़ाम के अंदर भी आपने ऐसा, यानी इन्होंने तो इस तरह उठा के कर दिया, लेकिन मेरी सजेशन होगी कि आप ये अपेंडिक्स में बनाएं वर्किंग और पहले एक रिपोर्ट सी छोटी सी लिखेंगे, रिपोर्ट टू मतीन एंड वक्कास और थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस असाइनमेंट। और इस असाइनमेंट में हमारा कंक्लूजन ये है कि आप स्मॉल कंपनी बनाएं, इसमें आपको इतना टैक्स बचेगा। ये बातें पहले पेज पे लिखने के बाद फिर सेकंड पेज में आप कहें कि हमारी कैलकुलेशन जो है आपको एनेक्स्चर में मिलेगी। फिर आप अगले पेज पर आए, एनेक्स्चर 1 लिखें, इसको 1 या 2 पेजेस पे से लिखें, 2 पेजेस पे कम से कम लिखें। फिर इसके लिए कम से कम 3 से 4 पेजेस छोड़ते हुए कंपनी की कैलकुलेशन करें। यहाँ थोड़ा सा खिचड़ी पका दी थी दरमियान में मैं जब समझा भी रहा था। तो जब ये एक दफ़ा आप कर लेना, इन केस ऑफ
अदर देन स्मॉल कंपनी, ये कैलकुलेशन यहाँ फौरन नहीं शुरू होनी चाहिए थी। ये कैलकुलेशन जो है अगले पेज पे शुरू होनी चाहिए थी और उसकी हेडिंग होनी चाहिए थी। इस वजह से मैं भी ये स्मॉल कंपनी देख रहा था, ये जुमला पूरा ये लिखा है इन केस ऑफ अदर देन स्मॉल कंपनी, और फिर ये वर्किंग 29% की स्टार्ट हुई। और कैसे स्टार्ट हुई है, उसने एडजस्टेबल टैक्सेबल इनकम उठाया है। जैसे ये एडजस्टेबल टैक्सेबल इनकम, क्योंकि अब दोबारा आपको इस 29% को कैलकुलेट करने के लिए कोई सैलरी को, कोई डिप्रिसिएशन को ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये होता है जब आप खिचड़ी पका देते, जब एक ही पेज के ऊपर या साथ साथ, तो एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं है, रियल लाइफ में भी बहुत बुरा लगेगा। आपकी रिपोर्ट खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छी तरह शुरू में एग्जेक्टिव समरी में एक्सप्लेन किया हो। आप एग्जेक्टिव समरी का टाइटल दें, फिर एक ब्रीफ 2 जुमले लिख दें कि ये स्मॉल कंपनी आपके लिए बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू AOP, और फिर लिखें कि जी हमारी सारी कैलकुलेशंस इंक्लूडिंग कैलकुलेशन इन केस ऑफ अदर देन स्मॉल कंपनी भी आपको हमारे एनेक्चर्स में मिलेगी। फिर आप खुली राइटिंग में या रिपोर्ट के अंदर बड़े फॉन्ट में जस्टिफाई करते हुए टेबुलर फॉर्म में, ये आप देखेंगे ये जो है ना, इससे पढ़ने में आसानी होती है। यानी ये एक लाइट है एक डार्क है, तो गलती नहीं हो सकती अगले बंदे को, क्योंकि देखें आप जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे ये सब कुछ ऐड होता जाएगा। ठीक है, जो है क्या कहते हैं, टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरह सफाई से लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे, तो यहाँ देखें ना, ये चीज़ इनको चाहिए थी कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते और बताते कि आप एक और कैलकुलेशन शुरू किए। जैसे यहाँ भी इन्होंने ऑन कंपनी प्रॉफिट हायर ऑफ 1.25 टर्नओवर, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स और NTR। अब ये भी इन्होंने खिचड़ी पकाई है। यहाँ इसको जो है मेरी वर्किंग में भी मैं देख लेता हूँ कि इसको जो है इधर मैंने किस तरह एक्सप्लेन किया। चलें, सॉरी, क्लोज कर दिया। लेकिन मकसद ये है कि जितनी क्लैरिटी लाएंगे आप प्रैक्टिस के दौरान, उतनी क्लैरिटी फिर आप आगे जब भी क्लाइंट्स को देंगे, एग्ज़ाम में लिखेंगे, तो उतनी क्लैरिटी आएगी सवाल में, जवाब में, प्रेजेंटेशन में, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकेंगे, अलग अलग पेजेस में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो कैलकुलेशन है सारी एक सेपरेट एनेक्चर, ये एनेक्चर 3 या एनेक्चर 4 होना चाहिए, ये एनेक्चर 2 होना चाहिए, ये एनेक्चर 1 होना चाहिए। इससे पहले भी अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है तो आपको करनी चाहिए थी, मतलब इस तरह सेपरेटली करना चाहिए। और वर्किंग बिल्कुल क्लियर करें, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाह रहा है कि आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो आई होप कि आपने ये उतना ही इंजॉय किया था जितना मैं आपको एक्सप्लेन करने में। और आगे भी हम इस तरह प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे, चाहे वो ग्रुप रिलीफ के हों, टैक्सेशन के हों, सेल्स टैक्स के हों, उनको लाइन बाय लाइन आंसर की बात है या डेटा पॉइंट बाय डेटा पॉइंट जो है हम उनको सॉल्व करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो के नीचे आप जो हो कमेंट्स में पूछ सकते हो कि सर ये स्पेसिफिक होके कि इस वीडियो में इस टाइम पर, यानी कि आप टाइम स्टैम्प के हिसाब से भी कीजिए, आखिरी ये जो 21वें मिनट में आपने बात की थी इसको आप मज़ीद कमेंट्स में एक्सप्लेन कर दें, तो मैं 21वां मिनट देख के उधर जो भी टॉपिक डिस्कस हो रहा था, ये बात कर रहे थे इन केस ऑफ अदर स्मॉल कंपनी, या यहाँ हम कोई डिविडेंड कैलकुलेशन कर रहे थे, तो मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा नंबर्स वगैरह भी दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप वगैरह पे बात कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा सवाल है सब लोगों के लिए जो अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं या प्रैक्टिस करेंगे, कि आपने क्लाइंट को टैक्स के हवाले से प्लानिंग करके कैसे देनी, क्योंकि एक्सपर्ट से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी विजन होगा, आपको पूरा जो टैक्स लॉ किसी भी टैक्स ईयर, जैसे इस वक्त 2026 में हम खड़े में, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। नोट करें कि इसमें हमने क्वेश्चन में बता दिया था कि स्केड्यूल 14 जो इस साल ऐड हुआ है स्मॉल एंड मीडियम कंपनी के लिए, जहाँ पे टर्नओवर के हिसाब से आप पे फिक्स टैक्स लगा दिया जाता है और वो बड़ा थोड़ा अमाउंट का है, उसको हमने इग्नोर किया था। अगर हम रियल लाइफ में कर रहे होते तो हम उस ऑप्शन को भी कंसिडर करते। जैसे मुझे एक दफ़ा कॉल आई थी क्लाइंट, जैसे ही 14 शेड्यूल में कानून पिछले साल ऐड हुआ था, तो मेरे से लंबी उनकी डिस्कशन हुई थी कि हम अपनी कंपनी को, नई कंपनी को इसमें लाना चाहते हैं, और इसलिए हम पार्टनरशिप से कंपनी की तरफ आना चाह रहे हैं कि हमें इस SME में फ़ायदा हो जाएगा, ये जो टैक्स का रिलीफ 14 शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 मिला। तो इसी तरह SROs होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, वो भी आपको किसी पॉइंट पर गाइडेंस दे रहे होते हैं।
तो जैसे जैसे हम ये कोर्स वगैरह कर रहे हैं जिसमें आप इनरोल हो सकते हैं, स्मॉल है स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट SBM में ऑनलाइन जो है, तो आपको लेक्चर नोट्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी, लेक्चर्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही है, फिर इन सेक्शंस पे नोट्स आपको दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो है टैक्स रिटर्न के अंदर ये कहाँ कहाँ कौन सी फील्ड में कौन सी फिगर जाती है वो डिस्कस कर रहे हैं। और अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डेटा पॉइंट वाइज लेने का मकसद ये है कि आप क्वेश्चन को भी एनालाइज कर सकें और फिर आंसर को भी डिटेल में लिख सकें। तो कोई आपके क्वेश्चंस हो, पॉइंट्स हो, क्वेश्चन वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मतीन एंड वकास का ये क्वेश्चन 13 है ICAP का CFAP पेपर की पेपर प्रैक्टिस किट में, और या आंसर के अंदर मज़ीद आपको क्लैरिटी चाहिए हो या आपने कुछ डिस्कस करना हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो नीचे कमेंट्स में मोस्ट वेलकम, बातचीत होती रहेगी। मैं आपका इंस्ट्रक्टर कोर्स इंस्ट्रक्टर एंथनी विलियम्स, और आप ये टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। इस पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं आप, लेकिन ये जो क्वेश्चंस वाली वीडियोस हैं इसकी प्लेलिस्ट अलग है। ये लर्न इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट है और पास योर एग्ज़ाम विद ईज वाली प्लेलिस्ट, ये जो 2 लिस्ट है इसमें आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।